दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जैक रायन सीजन 4। इसके पिछले 3 सीजन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो कि बेहद धमाकेदार थे। और अगर अब तक आपने उनको नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आप उनको बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी सीजन की स्टोरी बिल्कुल अलग है। इस सीजन में आप देखेंगे कि जैक अपने देश अमेरिका को बचाने के लिए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से लड़ जाता है। एक समय तो ऐसा आता है जब हमें लगता है कि वो तो नहीं बचेगा, लेकिन फिर वो अपने दिमाग का यूज करके सारी मुसीबतों को रास्ते से हटा देता है और अपने मिशन को अंजाम देता है। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहें। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कुछ लोग एक कैदी को पकड़कर टॉर्चर रूम में लेकर जाते हैं। फिर जब उस कैदी का नकाब हटाया जाता है तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जैक रायन था। फिर वो सभी जैक रायन को टॉर्चर करने लगते हैं। अब जैक इन लोगों के पास कैसे फंस गया ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी जाती है 3 हफ्ते पहले। जगह है लागोस, नाइजीरिया। शार्प शूटर की एक टीम चुपचाप नाइजीरियन प्रेसिडेंट उडो के घर में घुस जाती है और फिर उनको खत्म करने के बाद उडो की एक तस्वीर लेती है ताकि वो फोटो प्रूफ के तौर पर उनके काम आ सके। इन सभी शूटर्स को वाल्टर नाम का एक आदमी लीड कर रहा था, लेकिन जब वाल्टर को पता चलता है कि कत्ल करने के बाद उन शूटर्स पर हमला हो गया है तो वो फौरन सारे कनेक्शन बंद करके वहां से निकल जाता है। तभी कुछ देर बाद वाल्टर चाओ फा सेन नाम के एक आदमी को फोन करता है और कहता है कि टारगेट असैसिनेट हो गया है, इसलिए अब हमारी सारी शिपिंग लाइन्स क्लियर है। दरअसल चाओ फा म्यांमार में लोकेटेड एक कैसीनो चलाता है। एक बड़ी ड्रग शिपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए उसे नाइजीरियन प्रेसिडेंट को मरवाना था और चाओ फा ने ये काम सौंपा वाल्टर को। अगले सीन में हम जैक रायन को देखते हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एलिजाबेथ के साथ उडो के असैसिनेशन पर बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट रायन को बताते हैं कि वारदात के वक्त उन शूटर में से एक पकड़ा गया और हैरान करने वाली बात यह है कि वो शख्स CIA का एक मेंबर है। फिर रायन कहता है कि फिलहाल तो मैं ये जवाब नहीं दे सकता कि इस वारदात में CIA का हाथ है या नहीं, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके असली कातिल का पता लगा लूंगा। फिर प्रेसिडेंट रायन की ये बात मान जाते हैं, लेकिन फिर वो रायन को समझाते हैं कि अगर तुमने यही जवाब सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने दिया तो शायद वो लोग तुम्हें डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट ही ना करें। फिर कुछ समय बाद जैक रायन और सीनेट कमेटी के सदस्यों के बीच में सेशन शुरू हो जाता है। रायन वहां पर भी यही जवाब देता है कि मैं उडो की मौत का कोई भी कंफर्म सस्पेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि इसमें सच में CIA का हाथ हो या फिर हो सकता है ना भी हो। तभी एक सीनेट रायन से कहती है कि तुमने पिछली बार भी इसी तरह बिना अथॉरिटी के रशियन बॉर्डर पर सब कुछ खराब कर दिया था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो। फिर रायन उस सीनेट की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि रशियन बॉर्डर वाली जानकारी टॉप सीक्रेट है और वो जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं की जा सकती। अगले सीन में हम चावेज नाम के रिलीजियस असैसिन को देखते हैं, जो एक कार्टेल के बॉस फारिस के हाथ काटकर दूसरे कार्टेल के बॉस मार्कस के पास ले जाता है। दरअसल ये अलग अलग कार्टेल लीडर्स मेक्सिको पर राज करते हैं और इन सब की आपस में दुश्मनी है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को खत्म करके अपना कंपटीशन खत्म करना चाहते हैं। कई सारे कार्टेल लीडर्स को मारने के बाद अब मार्कस ही आखिरी बॉस बचा था। अब चाओ फा जिस शिपमेंट को एक्सपोर्ट करने वाला है उसका खरीदार भी मार्कस ही है। फिर मार्कस चाओ को उन 2 कटे हुए हाथों की फोटो भेजता है, ये कंफर्म करने के लिए कि उनका प्लान एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। फिर मार्कस को डिलीवरी देने के बाद चावेज और उसका कजन मरीन कुछ देर आपस में बातें करते हैं। चावेज मरीन से पूछता है कि उन लोगों ने शिपमेंट के लिए मार्कस को ही क्यों चुना। फिर मरीन कहता है कि फारिस को खत्म करने के बाद अब हम ही इकलौते कार्टेल बचे हैं, यानी कि सत्ता अब हमारे पास है। दूसरी तरफ रायन सारा काम खत्म करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड कैथी से मिलने के लिए जाता है। कैथी और रायन आज की पूरी रात एक साथ बिताना चाहते थे, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर CIA का एक और मेंबर जेम्स आ जाता है। जेम्स को देखते ही कैथी वहां से चली जाती है, क्योंकि वो जेम्स को कबाब में हड्डी समझती थी। लेकिन जेम्स तो यहाँ रायन के साथ उडो असैसिनेशन के बारे में बात करने आया था। वो रायन को बताता है कि पिछला डिप्टी डायरेक्टर थॉमस मिलर
बहुत शातिर इंसान था। उसने सारे काम की जानकारी कुछ फाइल्स में शॉर्ट हैंड तरीके से लिखी हुई है। इसका मतलब जब तक कोई मिलर की कोडिंग क्रैक ना करे तब तक उन फाइल्स को समझा नहीं जा सकता। और जेम्स काफी हद तक मिलर के तौर तरीकों से वाकिफ था, इसलिए वो रायन को कहता है कि मैं उन फाइल्स को समझने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि मैं उनको क्रैक कर लूं। अगले सीन में हम चावेज को देखते हैं जो मोरोलिस नाम के एक आदमी से शिपमेंट के बारे में बात कर रहा था। दरअसल इस शिपमेंट को सीक्रेटली लाने और रखवाने का पूरा जिम्मा मोरोलिस को ही सौंपा गया है, लेकिन ये काम इल्लीगल है, इसलिए मोरोलिस डबल पैसा लेकर डील डन करता है। लेकिन चावेज भी आज का नहीं बल्कि पुराना खिलाड़ी था। वो मोरोलिस को कहता है कि तुम सब मेरे लिए मुर्गियों की तरह हो जिनको मैं कुछ दाने डालकर अपना सारा काम करवा लेता हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने दाने से ज्यादा की उम्मीद करी उस दिन मैं कसाई बनकर तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। और ये धमकी देकर चावेज वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रायन और जेम्स बड़े ही ध्यान से मिलर की उन कोडेड फाइल्स को देख रहे थे, क्योंकि रायन को पूरा विश्वास है कि सभी इलीगल ऑपरेशन के पीछे मिलर का ही हाथ है। फिर काफी छानबीन करने के बाद उसको पता चलता है कि इस तरह के 9 और इलीगल ऑपरेशन अभी भी एक्टिव हैं। फिर रायन तुरंत इस बारे में एलिजाबेथ को बताता है और उससे परमिशन लेता है ताकि वो इन सभी ऑपरेशंस को बंद कर सके। दूसरी तरफ चावेज चाउफा और मरीन से दूर अपनी एक अलग ही खिचड़ी पका रहा था। वो अपने कुछ आदमियों को मैप दिखाते हुए कहता है कि तुम लोग मिशन के लिए तैयार रहना, बहुत जल्द चाउफा और मरीन आपस में मिलने वाले हैं और फिर वहां क्या करना है ये तो तुम सबको पता ही है। दरअसल चावेज कार्टेल या मरीन के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो CIA का एक अंडरकवर एजेंट है जो अपनी स्ट्राइक टीम के साथ कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा था। फिर जैसे ही मैक्सिको में शिपमेंट पहुंचती है तो चाउफा और मरीन आपस में मिलते हैं। चाउफा मरीन से पूछता है कि मार्कस हमें रिसीव करने क्यों नहीं आया। फिर मरीन कहता है कि मार्कस आप ही का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी और उनकी मुलाकात अकेले में हो। अब चावेज, मरीन और चाउफा इन तीनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैक्सिकन पुलिस उनकी मीटिंग पर नजर रखे हुए है। फिर जैसे ही चावेज चाउफा को ले जाने लगता है तो ऑफिसर्स वहां पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस शूटआउट के चलते उन तीनों का प्लान पूरी तरह से खराब हो जाता है। दरअसल चाउफा ने इस शिपमेंट के बाद अपनी वाइफ को शहर छोड़कर जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वो उसको मैसेज करता है कि रुक जाओ, प्लान बदल गया है। अगले सीन में हम जैक, एलिजाबेथ और कैथी को देखते हैं जो एक नाइजीरियन गाला को अटेंड कर रहे थे। वहां उनको पता चलता है कि मैक्सिको में जो शूट आउट हुआ है उनका कनेक्शन कहीं न कहीं थॉमस मिलर से है। फिर इस पार्टी में 2 नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो थे रोबेस्ट एडे ओसीजी और फंडरेजर जारा लोमोस। इन दोनों कैरेक्टर्स का फिलहाल तो कोई रोल नहीं, लेकिन आगे चलकर इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर कैथी और रायन पार्टी को एंजॉय करने के बाद अपने घर आ जाते हैं। रायन जब किचन में पानी लेने जाता है तो अचानक एक आदमी पीछे से उसके सिर पर बंदूक तान देता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चावेज था जो रायन को कहने के लिए आया था कि प्लूटो मिशन को फिर से शुरू मत करो। रायन समझ ही नहीं पाता कि ये प्लूटो क्या है। फिर वो चावेज को कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन चावेज कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। फिर इतना कहने के बाद चावेज रायन को 24 घंटों की मोहलत देकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से। रायन वहां जाकर पैट्रिक नाम के ऑफिसर को बुलाता है और कहता है कि मुझे ऑपरेशन प्लूटो और उसके पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उन सब का डेटा चाहिए। फिर पैट्रिक रायन को बताता है कि प्लूटो कुछ इलीगल ऑपरेशंस की वजह से कई साल पहले ही बंद कर दिया गया था और इसके साथ में इसके ही जैसे जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उन सभी में एक नाम काफी कॉमन है और वो नाम है डोमिंगो चावेज। चावेज CIA का एक सबसे खतरनाक अंडरकवर एजेंट माना जाता है जिसने इतने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है कि कोई भी CIA ऑफिसर नहीं कर पाता। अब रायन समझ जाता है कि उसको ऑपरेशन प्लूटो फिर से शुरू करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि चावेज ने खुद कहा था और हो सकता है कि चावेज फिर से किसी मिशन को अंजाम देने के लिए जा रहा हो और इसीलिए वो ऑपरेशन प्लूटो शुरू करना चाहता है। फिर डोमिंगो चावेज की सारी जानकारी निकालने के बाद रायन सीधा उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। चावेज रायन को बताता है कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी अटैक्स हुए हैं उनकी असली वजह डायरेक्टर मिलर है और चावेज मिलर और नाइजीरियन प्रेसिडेंट उडो के असैसिनेशन के बारे में पता लगाना चाहता था।
और इसीलिए उसने सिल्वर लोटस ट्राइड के हेड चाओ फा से कॉन्टेक्ट किया। सिल्वर लोटस एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चाओ फा सेन और कई बड़े मुजरिम लीड करते हैं। जब चावेज की चाओ फा से मुलाकात हुई तो उसने चाओ को अपने CIA में होने वाली बात नहीं बताई, लेकिन चावेज को असली झटका तब लगता है जब चाओ फा चावेज के हर एक ऑपरेशन और जितने भी लोगों को उसने आज तक मारा है उन सभी की डिटेल्स उसके सामने रख देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद चावेज को चाओ फा सेन और सिल्वर लोटस की ताकत का अंदाजा हो गया। फिर चावेज रायन को बताता है कि इस समय चाओ फा मेरा इन्फॉर्मर है क्योंकि वो सिल्वर लोटस ट्राइड के साथ और काम नहीं करना चाहता। सारी कहानी जानने के बाद रायन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि चावेज पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिलहाल चावेज के पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए रायन उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सबसे पहले वो दोनों तय करते हैं कि हमें थॉमस मिलर को ढूंढना होगा क्योंकि बिना उस तक पहुंचे इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अगले सीन में हम चाओ फा को देखते हैं जो जैसे तैसे मैक्सिकन अटैक से बचकर अपने घर वापस आ जाता है। चाओ फा की बीवी उसको जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी बेटी बैनो के पास जाकर कहता है कि एक बात का ध्यान रखना, तुम और मम्मी एयरपोर्ट गए थे, इसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। अगर कोई भी तुमसे पूछे तो यही कहना कि हम डॉक्टर के यहाँ गए थे। फिर बैनो बिना कोई सवाल किए चाओ की बात मान लेती है, जिसके बाद चाओ सीधा एक डॉक्टर के पास झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए चला जाता है। चाओ उस डॉक्टर को कहता है कि प्लीज एक रिपोर्ट बनाओ और उसमें लिखो कि 3 दिन पहले मेरी बेटी बैनो तुम्हारे क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए आई थी। अब क्योंकि वो डॉक्टर चाओ की ताकत से भली भांति परिचित था, इसलिए वो समझ जाता है कि जरूर चाओ ने कोई गुनाह किया होगा, इसीलिए वो झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए आया है। फिर डॉक्टर से रिपोर्ट लिखवाने के बाद चाओ वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेम्स और मिलर की मुलाकात हो जाती है। फिर जेम्स उसको बताता है कि जैक रायन तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन मिलर तो कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि वो तो बहुत पहले ही डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से हट चुका है। लेकिन तभी जेम्स उसको बताता है कि रायन को तुम्हारे ऑफिस डेटा में से किसी प्लूटो नाम के ऑपरेशन के बारे में पता चला है। प्लूटो का नाम सुनते ही मिलर थोड़ा भड़क जाता है। फिर वो जेम्स को कहता है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर रात के वक्त मिलर वाल्टर को फोन करता है और बताता है कि जेम्स ग्रियर और जैक रायन प्लूटो के बारे में पूछ रहे थे। फिर वाल्टर पूछता है कि जानकारी ऑफिशियल है या नहीं, लेकिन मिलर को तो खुद भी ये बात कंफर्म नहीं थी कि रायन असल में करना क्या चाहता है। फिर वाल्टर मिलर को कहता है कि जब तक पूरी जानकारी कंफर्म ना हो तब तक मुझे कॉल मत करना। फिर मिलर अपने घर आ जाता है और ऑपरेशन प्लूटो के बारे में छानबीन करने लगता है। कुछ देर बाद मिलर चाओ फा को फोन करके बताता है कि सब गड़बड़ हो गई, चावेज कहीं गायब हो गया है और अब CIA के सभी लोग उन अटैक्स का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। फिर चाओ फा कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, पैसे का पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारा था और अब अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उस ऑपरेशन को दोबारा ट्रैक पर तुम ही लाओगे। चाओ फा और मिलर बात कर ही रहे थे तभी वहां पर एंट्री होती है चावेज की। अब चावेज मिलर पर काफी भड़का हुआ था क्योंकि उस मैक्सिकन अटैक में उसके 7 साथी मारे गए थे और चावेज उन सभी की मौत का जिम्मेदार मिलर को ही मानता है। फिर चावेज मिलर को कहता है कि अगर रायन को तुमसे काम ना होता तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें मार डालता। फिर मिलर भी चावेज का गुस्सा देखकर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि चावेज कार्टेल को धोखा देगा। लेकिन अब चावेज की जान भी खतरे में है क्योंकि वाल्टर और सिल्वर लोटस को ये बात पता चलने के बाद वो लोग चावेज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर जाने से पहले चावेज मिलर को कहता है कि तुम जैक रायन को फोन करो और तुम्हें जो कुछ भी पता है उसको सब कुछ बता दो, और इतना कहकर चावेज वहां से चला जाता है। फिर मिलर वाल्टर को टेक्स्ट करता है कि हमारी असली परेशानी जैक रायन है और ये एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। अगले सीन में हम रायन और एलिजाबेथ को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के साथ ऑपरेशन प्लूटो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रायन प्रेसिडेंट को बताता है कि चावेज नाम के CIA एजेंट ने मुझे वो ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए कहा है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन पिछले डिप्टी डायरेक्टर मिलर के साथ है। फिर प्रेसिडेंट रायन को कहते हैं कि सोच लो, तुम उन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन इस बार रायन अपनी बात से पीछे नहीं हटता। वो प्रेसिडेंट को बताता है कि मिलर का कनेक्शन सिल्वर लोटस ट्राइड के साथ है जो कि एक मैक्सिकन कार्टेल के साथ डील कर रहे हैं।
और हो ना हो इन सब का मकसद एक ही है, कार्टेल ग्रुप को बड़ा करके उसमें कई सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करना। और आने वाले समय में उनकी रिलेशनशिप अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। फिर रायन प्रेसिडेंट से एक रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई CIA की इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्टर एलिजाबेथ के ऊपर सवाल उठाए तो आप सारा इल्जाम मुझ पर डाल देना। फिर रायन के वहां से चले जाने के बाद एलिजाबेथ भी उसी की साइड लेती है। वो प्रेसिडेंट को कहती है कि रायन के तौर तरीके शुरू से ही अलग हैं, लेकिन हर बार वो एक नई कड़ी को जोड़कर केस को सुलझा ही देता है। दूसरी तरफ मिलर रायन को फोन करके आज रात वाटर फ्रंट पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। फिर रायन चावेज से पूछता है कि तुम वहां पर आओगे या नहीं। फिर जवाब में चावेज कहता है मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तब तक मैं मिलर को नहीं मारना चाहता। तभी रात हो जाती है और वो दोनों वाटर फ्रंट पार्क में मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर मिलर रायन को कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। कोई भी ऑफिसर जनता के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो काम करता है अपने सीनियर्स के लिए। मैं अपने सीनियर के लिए काम किया करता था और मेरे सीनियर अपने सीनियर के लिए। फिर रायन मिलर की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इस मामले में उसका लॉजिक थोड़ा अलग था। रायन का मानना है कि इंसान को कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ऑफिसर के अंदर देशभक्ति का जुनून है तो वो अपनी देश की जनता के लिए काम करेगा, फिर चाहे कोई भी सीनियर उसको कितना भी बड़ा ऑर्डर क्यों ना दे। फिर रायन मिलर को कहता है कि अगर हमारे ऊपर बैठे लोगों को हमारी हर बात पता होती है तो हो सकता है कि इस वक्त भी वो हम पर नजर रख रहे हों। लेकिन मिलर रायन की ये बात सुनकर घबरा जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई उनकी इस मीटिंग पर नजर रखे हुए है, और इसीलिए मिलर तुरंत वहां से भाग निकलता है। तभी चावेज रायन को फोन करके कहता है कि तुम्हारा तरीका तो एकदम बेकार निकला, इसलिए अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। और इतना कहकर चावेज तुरंत ही मिलर को खत्म करने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। इस समय मिलर को कोई भी अंदाजा नहीं था कि चावेज के अलावा कोई और भी है जो उसको मारना चाहता है। फिर जैसे ही मिलर अपने घर पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात होती है वाल्टर से। फिर वाल्टर मिलर को पकड़कर उसको कुर्सी से बांध देता है और फिर उसको नशे की गोलियों की ओवरडोज देकर मार डालता है। तभी कुछ देर बाद जब चावेज मिलर के घर पर पहुंचता है तो वहां पर मिलर की लाश के अलावा कोई नहीं था। फिर कुछ देर बाद जैक और जेम्स भी वहां पर आ जाते हैं। चावेज का उतरा हुआ चेहरा देखकर रायन समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। फिर चावेज उसको बताता है कि मेरे पहुंचने से पहले ही किसी ने मिलर को मार दिया, और हो ना हो उनका अगला टारगेट मैं हूं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं नाइजीरिया में काफी तेज प्रदर्शन चल रहे थे। उडो के मरने के बाद वहां की जनता एक सफल राष्ट्रपति चुनने के लिए लड़ रही है, जिसमें एक तरफ है रिप्लेसमेंट प्रेसिडेंट ओकोली, जो उडो की जगह पर कुछ समय के लिए नाइजीरियन सरकार को संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ है एकोन अमेह, जिनके समर्थक उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई थी कि उडो का कत्ल किसने किया, इसलिए ओकोली और एकोन CIA डायरेक्टर एलिजाबेथ को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमें असली कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। फिर एलिजाबेथ कहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलने वाला। दरअसल इस प्रदर्शन के अलावा उडो की मौत का जिम्मेदार भी उन्हीं 3 लोगों को माना जा रहा है, CIA, ओकोली और एकोन, और इसीलिए ओकोली चाहता है कि एलिजाबेथ जल्दी से जल्दी असली कातिल का पता लगाए, ताकि उन तीनों का नाम इस मामले से क्लियर हो जाए। फिर जाने से पहले ओकोली और एकोन एलिजाबेथ को एक फोन देते हैं जो उडो के असैसिनेशन में शामिल एक हत्यारे का था। दूसरी तरफ जैक रायन चावेज के गायब हो जाने से थोड़ा परेशान था। मिलर के कत्ल के बाद उसकी फाइल एक सुसाइड केस बनाकर बंद कर दी गई, लेकिन रायन समझ नहीं पा रहा था कि चावेज आखिर उस रात के बाद कहां गायब हो गया। फिर वो चावेज को ढूंढने का काम अपने एक पुराने दोस्त माइक नाम्बर को सौंपता है। वो माइक और जेम्स को कहता है कि हमें कुछ भी करके चावेज को ढूंढना ही होगा, क्योंकि मिलर के मरने के बाद कन्वर्शंस आ गए हैं, जिसमें अब हम थॉमस मिलर को नहीं बल्कि चाओ फा सेन पर फोकस करेंगे। फिर वो माइक और जेम्स को कहता है कि अब हमें कुछ भी करके चावेज को ढूंढना ही होगा, क्योंकि हमारे मिशन में कुछ बदलाव आए हैं। अब हमें थॉमस मिलर को नहीं बल्कि चाओ फा सेन पर फोकस करना होगा। और इतना कहकर रायन वहां से सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति के पास आ जाता है। फिर वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट और नहीं निभा सकता, क्योंकि जब तक मैं नियमों के हिसाब से काम करूंगा तब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा। प्रेसिडेंट रायन की बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं,
क्योंकि उडो असैसिनेशन और मैक्सिकन अटैक के बाद CIA को संभालने के लिए एक मजबूत ऑफिसर की जरूरत थी, और अगर जैक रायन इन मुश्किल हालातों में उनको छोड़ देगा तो CIA की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर रायन प्रेसिडेंट को समझाता है कि मैं अभी भी अपना फर्ज भूला नहीं हूँ, मैं इस्तीफा बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ रहते डायरेक्टर एलिजाबेथ पर उंगलियां उठ सकती हैं। रायन ने पहले ही अपनी जगह पर एक सफल ऑफिसर को इस पोस्ट के लिए चुन लिया था और उस ऑफिसर का नाम है जेम्स। अगले सीन में हम माइक नाम्बर को देखते हैं, जिसने कैलिफोर्निया में चावेज को ढूंढ लिया था। पहले तो चावेज और माइक दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन जब माइक उसको बताता है कि मैं जैक रायन के साथ हूँ तो चावेज रुक जाता है। फिर माइक रायन को फोन करके बताता है कि चावेज मिल गया है, जिसके तुरंत बाद जैक रायन भी प्लेन में बैठकर कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जेम्स एलिजाबेथ के कहने पर उस फोन का डेटा निकाल रहा था, जो उन असैसिन्स में से किसी एक का है। इस काम के लिए जेम्स पैट्रिक की हेल्प लेता है, क्योंकि पैट्रिक डेटा एक्सेस करने के मामले में एक्सपर्ट है। फोन डेटा एक्सेस करने के बाद जेम्स को पता चलता है कि उडो असैसिनेशन में एक मोबाइल नंबर बार बार डायल किया गया था। फिर जेम्स उसी नंबर का पता लगाते हुए एक कॉल ऑफिस में पहुंच जाता है। ये वही ऑफिस था जहां पर बैठकर वाल्टर ने उन शार्प शूटर्स को लीड किया था। काउंटर पर बैठा आदमी जेम्स को बताता है कि ये हमारा ही नंबर है और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो हमारे ही थ्रू अंदर मौजूद फ्लैग स्पेस में जाकर कॉलिंग करते हैं। फिर जेम्स उस आदमी से पिछले कुछ दिनों में हुई सभी कॉलिंग्स का डेटा मांगता है, जिसके कुछ देर बाद वो लोग जेम्स को वो लिस्ट दे देते हैं और जेम्स वहां से चला जाता है। वाल्टर ऊपर खड़ा जेम्स की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था कि जेम्स जरूर इस लिस्ट के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और इसीलिए अब वाल्टर जेम्स को रास्ते से हटाने के बारे में तय करता है। दूसरी तरफ जैक रायन भी चावेज से बात करने के लिए कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। वो चावेज को बताता है कि प्रेसिडेंट ने मिशन में बदलाव के ऑर्डर दिए हैं और इसीलिए अब मुझे चाओफा सेन तक पहुंचने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन चावेज डायरेक्टली रायन को चाओफा सेन तक नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि पिछले अटैक के बाद ट्राइड हर वक्त चाओफा पर नजर रखे हुए हैं। चाओफा सेन और उसके मार्केटिंग प्लेस तक पहुंचने के लिए सबसे आसान जरिया है मरीन। फिर वो रायन को कहता है कि हमें तुरंत ही मरीन से मिलना होगा, क्योंकि अगर वो मिल गया तो समझो चाओफा भी मिल जाएगा। फिर वो दोनों बिना समय गवाए मैक्सिको की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ारा लोमोस रायन की गर्लफ्रेंड कैथी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। कैथी हमेशा से ही WHO की हेल्प करना चाहती थी और इसीलिए ज़ारा आज उसे एक मिशन में शामिल होने का ऑफर देती है। फिर ज़ारा कैथी को बताती है कि म्यांमार में कई बड़े कैसीनो में ड्रग डीलिंग्स के साथ साथ लड़कियां बेचने का भी काम होता है, और अगर हम वहां जाकर उनको रोक पाए तो ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी सेवा होगी। लेकिन कैथी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उन कैसीनो का मालिक वही इंसान है जिसको रायन ढूंढ रहा है। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ चाओफा अपनी बीवी के भाई सोवेवा से बहुत परेशान था, क्योंकि सोवे चाओ पर हर वक्त नजर रखा करता था, और अगर उसको जरा सा भी शक हो जाए कि उसकी बहन की जान खतरे में है तो वो सीधा ही धमकी देने पर उतर आता है। फिर जब सोवे को अंदाजा होता है कि चाओफा ट्राइड छोड़कर भागना चाहता है तो वो चाओ को कहता है कि अगर आपको देश छोड़कर जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मैं, मेरी बहन और मेरी भांजी बेनो यहीं पर रहेंगे। लेकिन सोवे की बात सुनकर चाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सोवे के होते हुए कभी भी अपनी बीवी और बेटी को ट्राइड्स के चंगुल से नहीं निकाल सकता था। इसलिए चाओ तुरंत ही सोवे को शूट कर देता है। अब चाओ ने एक प्लान बी भी तैयार कर रखा था। फिर वो तुरंत सोवे की लाश को लेकर सीधा ट्राइड के बॉस टिन टू के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारा गद्दार मिल गया। दूसरी तरफ चावेज मरीन तक पहुंचने से पहले मोरोलिस के पास जाता है, क्योंकि जिन भी पोर्ट से चाओफा अपना बिजनेस चलाता था उन सभी पोर्ट्स के बारे में मोरोलिस को पता था। फिर मोरोलिस, चावेज, रायन और माइक चाओफा के शिपमेंट वाले पोर्ट पर रेड कर देते हैं, ताकि जैसे ही इस रेड के बारे में मरीन को पता चले वो तुरंत ही उस पोर्ट पर आ जाए। तभी कुछ ही मिनटों में चावेज का प्लान बिल्कुल सही साबित होता है। फिर वो मोरोलिस को आगे करके मरीन को अंदर बुलवा लेते हैं और फिर उसको धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमें चाओफा सेन के बारे में नहीं बताया तो CIA ऑफिसर्स के साथ तुम्हारा ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा और
और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लोग तुम्हें गद्दार समझकर ठोक देंगे। लेकिन रायन की इस धमकी के बाद भी मरीन अपना मुंह नहीं खोलता। फिर चावेज मरीन को उठाता है और उसका मुंह टेपिंग मशीन के नीचे डाल देता है। अब पूरे मुंह पर टेप लिपट जाने के कारण मरीन को सांस आना बंद हो जाती है। फिर वो तुरंत ही टेप हटाकर चावेज को सब कुछ बताना शुरू कर देता है। मरीन बताता है कि चाओ फा की मार्केट प्लेस क्रोएशिया में है, जिसको जोसेफ अलास्की नाम का एक आदमी चलाता है। अब चावेज और रायन की अगली सीढ़ी थी जोसेफ। अब वही इनको चाओ फा सेन तक पहुंचाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जेम्स से मिलने के लिए वोल्टर आता है। वोल्टर जेम्स पर काफी भड़का हुआ था, लेकिन वो उसको तुरंत ही खत्म नहीं करता, बल्कि कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे और बीवी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और अगर तुमने उडो असैसिनेशन पर काम करना बंद नहीं किया तो तुम अपने बीवी और बच्चे को खो दोगे। और ये धमकी देकर वोल्टर वहां से चला जाता है। अब जेम्स इस धमकी के बाद काम करेगा या नहीं, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है डब्राविक क्रोएशिया से। क्रोएशिया आने के बाद सबसे पहले माइक की दोस्त कैटरीना से मिलते हैं, क्योंकि कैटरीना को मार्केट प्लेस के बारे में सब कुछ पता है। फिर माइक कैटरीना को कहता है कि हम जोसेफ ओलास्की तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन कैटरीना कहती है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली वहां पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसका अड्डा पूरी तरह से सुरक्षित है। वहां कोई भी बिना एंट्री पास के नहीं जा सकता, और वो पास सिर्फ कुछ ही खास लोगों को ही दिया जाता है। फिर वो माइक को सुझाव देती है कि तुम अपने दोस्त रोजर से हेल्प क्यों नहीं लेते। उसने ओलास्की के साथ मार्केट प्लेस पर काम भी किया है और वो अच्छी तरह जानता है कि ओलास्की तक कैसे पहुंचा जाता है। फिर कैटरीना की बात सुनते ही माइक, रायन और चावेज सीधा रोजर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स और पैट्रिक अभी भी मिलर की उन कोडेड फाइल्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। जेम्स वोल्टर की धमकी देने के बाद भी CIA के लिए काम करना बंद नहीं करता। तभी छानबीन के दौरान जेम्स को पता चलता है कि मिलर किसी कंपनी को ऑपरेट किया करता था, और हैरान करने वाली बात यह थी कि मिलर के चले जाने के बाद भी वो कंपनी बंद नहीं हुई। फिर जेम्स पैट्रिक से पूछता है कि इस समय ये कंपनी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। पैट्रिक बताता है कि किसी डोमिनिक एंडरसन के नाम पर है। फिर जेम्स डोमिनिक एंडरसन के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वो मिल गया तो हो सकता है कि मिलर के कई सारे बड़े राज उनके सामने आ जाएं। फिर काफी छानबीन के बाद जेम्स को डोमिनिक का पता मिल जाता है, लेकिन जब जेम्स वहां पर जाकर डोमिनिक के बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि वो यहाँ कभी नहीं आएगा। दरअसल डोमिनिक एक बच्चे का नाम है जो 3 साल पहले फुटबॉल खेलते समय चोट लगने के कारण कोमा में चला गया। अब जेम्स समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कोई एक बच्चे के नाम पर कंपनी क्यों रजिस्टर करेगा, और जिस किसी ने भी ये किया है वो 3 साल से डोमिनिक के इलाज के पैसे भी दे रहा है। दूसरी तरफ माइक और रायन रोजर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। पहले तो रोजर रायन की हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन जब चावेज उसको चाकू दिखाकर धमकाता है तो मजबूरन रोजर को उन सभी की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं चाओ फा ट्राइड की एक सीनियर हेड मेंबर के साथ कुछ बातें करने के लिए जाता है, और ट्राइड की इस मेंबर का नाम है जारा लोमोस। जारा काफी वक्त से ट्राइड के साथ जुड़ी हुई है, और उसने कैथी को कैसीनो मिशन को लेकर जो कुछ भी बताया वो सब एक नाटक था। जारा ने चाओ को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो चाओ से टिन 2 के बारे में बात कर सके, क्योंकि वो चाहती थी कि टिन 2 को हटाकर ट्राइड का अगला बॉस चाओ फा बने। चाओ और जारा की सोच काफी मिलती थी, क्योंकि वो दोनों अपने दम पर कुछ करना चाहते थे, और इसीलिए जारा चाओ को यकीन दिलाती है कि तुम्हारे म्यांमार जाने के बाद ट्राइड के अगले बॉस तुम ही बनोगे। अब चाओ, जो कि कुछ समय पहले तक ट्राइड को छोड़ने के बारे में सोच रहा था, जारा की बात सुनकर उसमें भी जोश आ जाता है। दूसरी तरफ जेम्स जब डोमिनिक की हालत देखने के बाद हॉस्पिटल से वापस जा रहा था तो वाल्टर उसका पीछा करने लगता है। वाल्टर को पता चल गया था कि जेम्स ने उसके मना करने के बावजूद केस पर काम करना बंद नहीं किया, और इसीलिए वाल्टर अब जेम्स की गाड़ी को टक्कर मारकर उसको चाकू से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जेम्स जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ब्रिज के ऊपर से कूद जाता है और वाल्टर उसको पकड़ नहीं पाता। अगले सीन में हम माइक और रोजर को देखते हैं जो ओलास्की के अड्डे पर पहुंच चुके थे। रायन और चावेज उन दोनों के साथ नहीं आते, क्योंकि रोजर के पास जो एंट्री पास है उससे एक बार में सिर्फ 2 ही लोग अंदर जा सकते थे। अब रायन ने इस मुसीबत का भी एक आसान रास्ता ढूंढ निकाला था। ओलास्की के अड्डे के नीचे एक गुफा है जहां से ओलास्की के लोग लड़कियों को अंदर लेकर जाते हैं। रायन और चावेज कैटरीना की हेल्प लेकर उस गुफा के करीब आ जाते हैं, और जब कैटरीना की भेजी हुई लड़कियां अंदर जाना शुरू करती हैं तो रायन
रायन पीछे से ओलास्की के सभी आदमियों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ माइक और रोजर जब ओलास्की के अड्डे में टहल रहे थे तो अचानक माइक को लगता है जैसे उसने चाओ फा को देखा है। हालांकि माइक को इस वक्त धोखा हुआ था क्योंकि चाओ फा इस वक्त जारा लोमोस के साथ जिनेवा में मौजूद है। तभी माइक ओलास्की और उसके आदमियों का पीछा करते हुए मीटिंग स्पॉट तक पहुंच जाता है क्योंकि आज ओलास्की टिंटू के साथ मिलकर एक सीक्रेट वेपन की डील करने वाला था। लेकिन तभी माइक वहां पर आकर उनकी मीटिंग खराब कर देता है। सबसे पहले माइक जैक से कंफर्म करता है कि तुम इस वक्त कहां हो। जैक कहता है मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। फिर जैक की ये बात सुनकर माइक ओलास्की को घूसा मार देता है ताकि ओलास्की और उसके लोग गुस्से में आकर माइक को दूसरे रूम में लेकर जाएं। फिर ओलास्की जैसे ही वहां पर आता है तो माइक जैक का इंतजार करने की बजाय खुद ही उसके हाथ से गन छीन लेता है। अब ओलास्की को कोई अंदाजा भी नहीं था कि माइक भी एक ट्रेंड ऑफिसर है। कुछ देर बाद जैक और चावेज भी वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद रायन सबसे पहले वो सीक्रेट वेपन ओलास्की के पास से ले लेता है। तभी चावेज सीसीटीवी में देखता है कि ओलास्की के कई सारे लोग ऊपर आ रहे हैं, इसलिए अब माइक के पास ओलास्की को मारने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। इसलिए वो बिना देरी किए ओलास्की को शूट कर देता है। फिर जाने से पहले चावेज ओलास्की की लाश के साथ एक फोटो लेता है ताकि वो उसको चाओ फा को भेजकर आगाह कर सके। अब फोटो के अलावा चावेज चाओ को एक मैसेज भी भेजता है जिसमें लिखा था सी यू सून। अब काम पूरा हो जाने के बाद वो चारों लोग कैटरीना की बोट में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जेम्स उस हमले से घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। फिर जेम्स पैट्रिक को बताता है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास जो चाकू था वो सिर्फ एक्स मिलिट्री के लोगों के पास ही होता है। फिर जेम्स पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि पिछले 20 या 30 साल के मिलिट्री डेटा को चेक करो और अगर उस चाकू में लगा खून किसी ऑफिसर के साथ मैच होता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। तभी कुछ देर बाद जेम्स से मिलने के लिए एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ रायन के एक्शंस की वजह से थोड़ा परेशान भी थी क्योंकि सीनेट उसकी कंफर्मेशन मांग रहे थे कि CIA जो कुछ भी कर रही है क्या वो सही है। रायन ने भले ही डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ दी हो, लेकिन कहीं न कहीं हर एक सीनेट ये बात जानता है कि एलिजाबेथ रायन की हेल्प करती है। फिर जेम्स एलिजाबेथ को कहता है कि रायन पर भरोसा रखो। मैंने मिलर की फाइल से एक कंपनी के बारे में पता किया है जो कि डोमिनिक के नाम पर रजिस्टर्ड है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक बात मेरे सामने आई कि इन सब का कनेक्शन चावेज के उसी इन्फॉर्मर के साथ है जिसको रायन ढूंढ रहा है। अब जेम्स और एलिजाबेथ दोनों का ही रायन पर भरोसा और बढ़ जाता है, लेकिन अब रायन उनका भरोसा कायम रख पाएगा या नहीं ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 5th एपिसोड में हम देखते हैं रायन, चावेज और माइक म्यांमार आ जाते हैं। वो सभी फर्जी पहचान दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं और फिर सीधा पहुंच जाते हैं चाओ फा के कैसीनो में। जैक अच्छे से जानता था कि चाओ फा अपने कैसीनो में किसी से भी सीधे तौर पर नहीं मिलता और इसीलिए वो माइक को एक अमीर ज्यादा बनाकर वहां पर बैट लगाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ जारा ने भी कैथी को अपने जाल में फंसाकर म्यांमार बुला लिया था। कैथी अभी तक समझ नहीं पाई थी कि ये कैसीनो में जाना और मिशन वगैरह सब कुछ एक नाटक है। असल में जारा ने कैथी का अपहरण कर लिया था ताकि वो रायन को रोक सके। दूसरी तरफ माइक चाओ फा के कैसीनो में पहुंचकर बड़ी बड़ी बैट्स लगाना शुरू कर देता है। फिर चाओ फा के लोग खुद उसको मैसेज करके इस बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन चाओ फा माइक को देखते ही समझ जाता है कि ये आदमी जैक रायन के साथ है। फिर माइक चाओ फा को लेकर सीधा रायन के पास आ जाता है। चाओ फा के पास ट्राइड से छुटकारा पाने का एक आखिरी मौका था क्योंकि अगर इस बार प्लान फेल हो गया तो चाओ फा भी मारा जाएगा और रायन भी। फिर चाओ फा रायन को बताता है कि ये सीक्रेट वेपन एक ट्रिगर है। ओलास्की जैसे कई खरीदार इन ट्रिगर्स को खरीदना चाहते हैं और इस समय इस तरह के 5 ट्रिगर्स कैसीनो के वॉल्ट में रखे हैं। अब रायन को सिर्फ इतना ही सोचना था कि ट्रिगर्स को कैसीनो के वॉल्ट से निकाला कैसे जाए, क्योंकि चाओ फा का कैसीनो पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां पर हजारों CCTV कैमरे और सैकड़ों गार्ड्स 24 घंटे पहरा देते हैं और इसके अलावा जारा लेमोस खुद इस कैसीनो पर नजर रखती है। फिर रायन नक्शा दिखाकर सभी को एक प्लान समझाता है। उस प्लान के मुताबिक चाओ फा रायन, चावेज और माइक को कैसीनो के रूम्स का मास्टर एंट्री कार्ड देगा ताकि वो लोग हर एक रूम में प्रवेश कर सके और जब ट्रिगर मिल जाए तो वो सभी छत पर खड़े हेलीकॉप्टर की हेल्प से वहां से सेफली निकल जाएं। सभी को रायन का ये प्लान काफी पसंद आता है, लेकिन इस प्लान में एक छोटी सी दिक्कत थी जिसके बारे में रायन भी नहीं जानता था।
फिर चाओफा रायन को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज तुम प्लान मत बदलना, क्योंकि मैं अब तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें पूरी तरह हिला कर रख दे। फिर वो रायन को बताता है कि ज़ारा लेमोस ने कैथी का अपहरण कर लिया है और अब वो उसके जरिए तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही ये बात रायन को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ट्राइड्स इस हद तक गिर सकते हैं। लेकिन तभी चाओ रायन को समझाता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। दूसरी तरफ ज़ारा कैथी को एक सुनसान जगह पर लाकर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। फिर वो कुछ ऑफिसर्स को वहां पर बुलाकर कैथी से कहती है कि रायन को फोन लगाओ, और मजबूरन कैथी को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर जैसे ही रायन का फोन बजता है चाओफा कहता है कि फोन मत उठाना, क्योंकि अगर तुमने फोन उठा लिया तो हमारा पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं, जिसको वॉल्टर की पहचान पता चल चुकी थी। दरअसल उस चाकू से मिला डीएनए विल नाम के एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर से मैच हो जाता है, और अब जेम्स एलिजाबेथ को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि मैं विल उर्फ वॉल्टर को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर एलिजाबेथ भी जेम्स का साथ देने के लिए मिलर की उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन करते करते एलिजाबेथ उस स्कूल में पहुंच जाती है जहां एंडरसन पढ़ा करता था, और वहां लगी एंडरसन की तस्वीर देखकर एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस तस्वीर में एंडरसन के साथ अडे ओसोजी खड़ा था। इसका मतलब ओसोजी भी ट्राइड के साथ मिला हुआ है, और जरूर इसी ने एंडरसन के हॉस्पिटल के बिल भरे होंगे ताकि वो एंडरसन के नाम पर कंपनी चला सके। दूसरी तरफ रायन और उसकी टीम कैसीनो पर धावा बोलने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर चाओ जानबूझकर ज़ारा को रायन के बारे में अलर्ट कर देता है ताकि सारी सुरक्षा वॉल्ट के पास से हटाकर रायन की तरफ आ जाए। तभी माइक मौका मिलते ही वॉल्ट में घुस जाता है, और फिर वहां से वो 5 ट्रिगर्स चुराने के बाद वो सीधा हेलीकॉप्टर से उड़ान भर लेता है। अब रायन और चावेज भी एंट्री पास की हेल्प से उन ऑफिसर से बचकर भाग निकलते हैं। फिर जब रायन चाओफा और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के पास पहुंचता है तो चाओफा खुद उन दोनों गार्ड्स को खत्म कर देता है और भागने का रास्ता साफ कर देता है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद ज़ारा तुरंत ही कैथी को लेकर कैसीनो से निकल जाती है, लेकिन माइक ने इस बात का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि ज़ारा ऐसा कुछ करेगी, और इसीलिए माइक अब उस हेलीकॉप्टर की हेल्प से ज़ारा के आसपास वाली सभी गाड़ियों पर धुआंधार बॉम्ब बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन ज़ारा के बॉडीगार्ड सेफली उसको टॉर्चर रूम के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद कैथी तुरंत मौका मिलते ही माइक के साथ भाग जाती है। तभी माइक रायन को फोन पर इन्फॉर्म करता है कि तुम टेंशन मत लेना, कैथी मेरे साथ है। फिर कुछ समय बाद माइक, रायन और बाकी सब एक प्लेन से अमेरिका के लिए जाने को रेडी थे, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये था कि टिन-टू को शक हो गया था कि चाओफा जरूर उनको धोखा दे रहा है, और इसीलिए वो चाओफा के घर पहुंच जाता है। फिर टिन चाओ की बेटी से पूछता है कि उस दिन तुम डॉक्टर के पास गई थी या नहीं, लेकिन जब बेनो उसका सवाल सुनकर घबराने लगती है तो टिन-टू का शक यकीन में बदल जाता है। फिर टिन उस डॉक्टर के पास जाकर उसको भी खत्म कर देता है, जिससे चाओ ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। तभी कुछ ही देर में चाओफा की वाइफ उसको फोन करके बताती है कि टिन-टू के आदमी मुझे घेरे हुए हैं। अब चाओफा अपने प्लान में थोड़ी चेंजिंग लाता है। फिर वो रायन और चावेज को कहता है कि हमारा ये मिशन और पहले के जितने भी स्रोत हैं उन सभी की जानकारी मेरी वाइफ और बेटी के पास है, इसलिए अगर तुम्हें वो जानकारी चाहिए तो मेरे परिवार को बचाना होगा। चाओफा ने रायन की बहुत हेल्प की थी, इसलिए रायन भी अब हेल्प करने से पीछे नहीं हटता। फिर जब वो तीनों चाओफा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर टिन-टू का एक भी आदमी नहीं है और चाओफा की फैमिली वहां पर सुरक्षित है। ये सब देखकर रायन को दाल में कुछ काला लगता है, लेकिन चाओफा तो सिर्फ अपनी फैमिली को जिंदा देखकर खुश हो रहा था। तभी कुछ ही देर बाद जब बेनो और बाकी सब अंदर चले जाते हैं तो चाओ देखता है कि बेनो का सॉफ्ट टॉय तो वहीं बाहर छूट गया है। फिर चाओ उस टॉय को उठाने जाता है, लेकिन तभी दूर खड़ा टिन-टू मौके का फायदा उठाकर चाओ को शूट कर देता है। फिर चावेज जैसे तैसे खुद को बचाता हुआ चाओ को उठाकर अंदर ले जाता है, लेकिन अब चाओ की हालत बहुत गंभीर थी और उसका बच पाना नामुमकिन था। अब रायन और चावेज को अंदाजा हो गया था कि टिन-टू बाहर ही कहीं छुपा हुआ है और वो जल्दी ही अंदर आने वाला है। फिर वो सभी टिन-टू के आने से पहले वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जाने से पहले चावेज चाओ के हाथ में एक ट्रिगर दे देता है ताकि जैसे ही टिन-टू और उसके आदमी यहाँ पर आए तो चाओ वो ट्रिगर दबाकर उन सभी को खत्म कर दे। फिर कुछ ही देर में चावेज और रायन का प्लान बिल्कुल सही साबित होता है। एक तेज धमाके के कारण टिन-टू और उसके सभी आदमी मारे जाते हैं
और चाओफा भी अपनी फैमिली को एक नई जिंदगी देकर दुनिया से अलविदा कह देता है। अब मिशन पूरा हो जाने के बाद फाइनली कैथी और रायन एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। अब रायन और बाकी के लोग एक प्लेन में बैठकर अमेरिका के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तभी रायन देखता है कि जारा के लोग उनको मारने आ रहे हैं। अब रायन एक बार फिर से कैथी और चाओ की फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो माइक को कहता है कि तुम कैथी और बहनों को प्लेन में बिठाकर यहाँ से रवाना कर दो और तब तक मैं और चावेज जारा के आदमियों को संभालते हैं। फिर जब कैथी वहां से चली जाती है तो रायन और चावेज भी माइक के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ 50 मील की दूरी पर हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक किस्मत से जारा के लोगों ने रायन का पीछा छोड़ दिया था, जिसके बाद रायन जेम्स को फोन करता है और कहता है कि कैथी और चाओफा की फैमिली को एयरपोर्ट से पिक कर लेना। अब जेम्स समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैथी वहां पर पहुंची कैसे, लेकिन तभी रायन जेम्स को कहता है तुम बस उनको पिक कर लेना और बाकी की स्टोरी चाओफा की फैमिली तुम्हें बता देगी। फिर फोन काटने के बाद रायन और माइक चावेज को नींद से जगाने के लिए जाते हैं। कुछ ही पलों में अचानक जारा का एक आदमी दूर से माइक पर गोली चला देता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि गोली माइक को लगती ही नहीं, बल्कि वो उसके कंधे को छूकर निकल गई। दूसरी तरफ जेम्स विल के बारे में इन्वेस्टिगेट करता हुआ वॉल्टर के पास पहुंच जाता है। वो पहले तो वॉल्टर को बहुत मारता है क्योंकि वॉल्टर ने जेम्स को उसकी फैमिली को मारने की धमकी दी थी, और फिर जेम्स की नजर पड़ती है उसके सामने चल रहे सीसीटीवी फुटेज पर, और उस फुटेज को देखने के बाद जेम्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वॉल्टर रायन और चावेज की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। तभी जारा के लोग रायन को पकड़ लेते हैं। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से फर्स्ट एपिसोड शुरू हुआ था, यानी कि जारा के लोग रायन को पकड़कर टॉर्चर रूम में लेकर आते हैं। फिर वो उसको बिजली के झटके देकर जानकारी बताने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ रायन का अपहरण हो जाने के बाद चावेज और माइक दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर जैक रायन नहीं मिला तो उनका आगे का मिशन पूरा हो ही नहीं पाएगा। फिर माइक चावेज को कहता है कि जरूर उन लोगों ने रायन को उसी टॉर्चर रूम में रखा होगा जहां से मैंने कैथी को बचाया था। फिर वो दोनों ही मिलकर एक प्लान बनाते हैं। चावेज माइक को कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक मछुआरों का गांव है, अब हम लोग वहां पर जाकर हथियार और बोट की व्यवस्था करेंगे, और फिर जब सारे सामान का इंतजाम हो जाएगा तो हम जैक रायन को बचाने के लिए निकल पड़ेंगे। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जिसको अब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की नई डायरेक्टर बना दिया जाता है। एलिजाबेथ ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफी मेहनत की थी, और अब CIA का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है जैक रायन को बचाना। एलिजाबेथ के अलावा जेम्स भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था। वो वॉल्टर को एजेंसी लाने के बाद उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है, लेकिन वॉल्टर तो बस एक ही बात दोहराता रहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। कुछ देर बाद कैथी जेम्स को फोन करके बताती है कि मैंने चाओ की बीवी से जानकारी जानने की कोशिश की, लेकिन वो ना तो किसी मिशन के बारे में जानती है और ना ही जारा लोमोस के बारे में। जेम्स ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि रायन की जानकारी के मुताबिक उसको सब कुछ पता होना चाहिए था। अगले सीन में हम चावेज को देखते हैं, जो उस गांव में आने के बाद अपने लिए एक बोट ढूंढ लेता है। चावेज माइक को कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और हो सकता है कि पानी में आने के कारण इस पर इन्फेक्शन बढ़ जाए। फिर वो माइक को कहता है कि हमें रायन को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी। फिर वो माइक को कहता है कि हमें रायन को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और जेम्स ओजोसी को ऑफिस में बुलाकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। एलिजाबेथ ओजोसी को कहती है कि हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है, और अब अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो आगे चलकर इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ओजोसी ये बात सुनकर घबरा जाता है और उन दोनों को एक ऑफर देते हुए कहता है कि मुझे इम्यूनिटी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को रायन की करंट लोकेशन बता दूंगा। अब एलिजाबेथ अच्छे से जानती थी कि इम्यूनिटी देने का मतलब CIA कभी भी ओजोसी को ट्राइड्स के साथ शामिल होने के मामले में फंसा नहीं पाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए वो रायन के बारे में सोचते हुए ओजोसी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ कैथी जब चाओफा की बेटी बैनो का चेकअप कर रही थी तो उसको एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। दरअसल बैनो के हाथ में जो स्टफ टॉय था
सारा डाटा उसी के अंदर था। चाओफा ने दिमाग लगाकर एक ड्राइव उस टॉय के अंदर फिट कर दी थी ताकि अगर उसकी बीवी और बेटी की तलाशी भी ली जाए तो वो ड्राइव ट्रोइड्स के हाथ ना लगे। फिर कैथी तुरंत इस बारे में जेम्स को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद जेम्स कैथी को कहता है कि वो ड्राइव लेकर फौरन एजेंसी आ जाओ। अगले सीन में हम रायन को देखते हैं जो कई तरह के टॉर्चर झेलने के बाद भी जारा को कुछ भी नहीं बताता। इतने में चावेज भी जारा के अड्डे पर पहुंच जाता है। चावेज जारा के सभी आदमियों को मारने के बाद टॉर्चर रूम में पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है खुद जारा से। फिर जारा चावेज को लालच देकर अपनी बातों में उलझाकर उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार चावेज उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। वो बिना देरी किए जारा को शूट कर देता है और फिर रायन को छुड़वाकर वहां से ले जाता है। फिर माइक जेम्स को फोन करके रायन के छूट जाने की खबर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इम्यूनिटी साइन होने के बाद एलिजाबेथ और ओजोसी दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था और इसका मतलब अब वो लोग ओजोसी को एक अवैध फंड सप्लायर कंपनी चलाने के मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। लेकिन फिलहाल सीआईए को ओजोसी पर नहीं बल्कि उन 5 बायोकेमिकल वेपन्स पर ध्यान देना था जो जारा लोमोस ने सीक्रेटली अमेरिका में भिजवाए थे। जिस समय रायन जारा के पास बंदी था तब जारा ने उसको अमेरिका को लेकर कई सारी बातें बताई थी। जारा ने ये सब इसलिए किया ताकि वो अमेरिका को उसकी औकात दिखा सके। अब रायन, चावेज और माइक ने म्यांमार के सारे हथियारों को खत्म कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके जारा ने 5 वेपन सीक्रेटली अमेरिका में भिजवा दिए थे ताकि वो अमेरिका के लोगों को मारकर वहां पर दहशत फैला सके। फिर जब रायन उस ड्राइव को चेक करता है तो उसको म्यांमार से लेकर मैक्सिको तक का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। ये सारे ऑपरेशन सबसे पहले लागोस, नाइजीरिया से शुरू हुए ताकि उडो असैसिनेशन के बाद म्यांमार और मैक्सिको लेन्स क्लियर हो जाए। फिर रायन वॉल्टर के पास जाकर कहता है कि हमें ट्राइड्स का पूरा प्लान समझ में आ गया है, इसलिए अब तुम हमें बताओगे कि वो बॉम्ब अमेरिका में कहां भिजवाए जा रहे हैं। फिर वॉल्टर कहता है कि सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जारा ने बॉम्ब वाले प्लान की डेट बदलकर उसको जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया है। अब रायन समझ नहीं पा रहा था कि वो उस बॉम्ब के बारे में कैसे पता लगाए, लेकिन तभी रायन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वॉल्टर से कहता है कि वो लोग तुम्हें जो पैकेज भेजते थे मुझे वो पैकेज देखने हैं। फिर वॉल्टर रायन को उन सभी पैकेजेस के पास ले जाता है, लेकिन जब रायन उनमें से एक पैकेज को खोलकर देखता है तो उसमें मोटर कंपनी की चाबी निकलती है। उस चाबी को देखते ही रायन समझ जाता है कि जरूर वो बॉम्ब बॉर्डर से आने वाली कार कैरिंग ट्रक में छुपाए गए होंगे। फिर वो तुरंत एलिजाबेथ और जेम्स की हेल्प लेकर बॉर्डर से आने वाली हर एक गाड़ी को चेक करने के लिए ऑफिसर्स लगवा देता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब ऑफिसर्स उस ट्रक को चेक करते हैं तो वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड था, यानी कि कोई भी अवैध गाड़ी बिना परमिशन अमेरिका में दाखिल नहीं हुई है। अब रायन को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इसी ट्रक के अंदर बॉम्ब होने चाहिए थे। फिर रायन अपना दिमाग चलाता है और उस कैरिंग ट्रक का वजन नॉर्मल कैरिंग ट्रक के साथ मैच करता है, क्योंकि अगर उसमें बॉम्ब हुआ तो दोनों के वजन में अंतर आएगा। तभी जब ट्रक ड्राइवर देखता है कि ऑफिसर्स अभी भी वहां से नहीं गए हैं तो उसको अंदाजा हो जाता है कि जरूर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया है। फिर थोड़ी ही देर में उस ट्रक का डेटा चेक किया जाता है और पता लगता है कि उस ट्रक का वजन नॉर्मल ट्रक से ज्यादा था। फिर रायन ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि फौरन वहां से दूर हट जाओ, लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर उनमें से एक ऑफिसर को शूट कर देता है। लेकिन जल्दी ही पुलिस की बाकी टीम उस ड्राइवर को मार गिराती है और फिर रायन वहां पर आने के बाद बड़ी ही सावधानी से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। अब एक बार फिर से जैक रायन ने साबित कर दिया था कि कोई भी अमेरिका की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब इस मिशन के बाद एलिजाबेथ अपना दूसरा काम पूरा करने के लिए सबसे पहले ओजोसी के पास जाती है। इम्यूनिटी मिलने के बाद ओजोसी एक बार में जश्न मना रहा था, लेकिन तभी एलिजाबेथ ओजोसी को अपनी बातों में उलझाकर उससे उगलवा लेती है कि उन्हीं लोगों ने मिलर का कत्ल किया था। और ओजोसी जैसे ही ये बात कहता है तुरंत पुलिस की एक टीम आकर उसको पकड़ लेती है। इम्यूनिटी के चलते ओजोसी सिर्फ एक कंपनी केस से बच सकता था, लेकिन पुलिस उसको मिलर के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं रायन एक सीनेट मीटिंग में बैठकर एक शानदार स्पीच देता है। रायन कहता है कि अमेरिका ने आज फिर से एक बार खुद को साबित कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं जारा लोमोस की बात भी सच थी। जारा ने कहा था कि तुम लोग सोचो कि आखिर हमारे लोग अमेरिका में घुसे कैसे, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। तभी सामने बैठे सीनेटर्स में से एक सीनेटर जिसका नाम हेंशा था
रायन को कहता है कि हम तुम्हारी बात समझे नहीं, लेकिन तभी रायन असली पत्ते खोलना शुरू कर देता है। वो सभी को एक लीगल साइन किया हुआ पेपर दिखाते हुए कहता है कि सीनेटर हेंशा ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इन्हीं के सिग्नेचर की हेल्प से वो ट्रक अमेरिका में दाखिल हुआ और बदले में ओजोसी ने हेंशा को उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत तगड़ा डोनेशन भी दिया था। फिर इतना कहकर रायन गुस्से में सीनेट मीटिंग से उठकर चला जाता है, जिसके बाद एडे ओजोसी के साथ साथ सीनेटर हेंशा को भी जेल हो जाती है। कुछ समय बाद माइक और चावेज रायन से पूछते हैं कि क्या अब तुम चुनाव लड़ोगे। फिर जवाब में रायन कहता है नहीं, मुझे अब काम से कुछ समय के लिए छुट्टी चाहिए। और इतना कहकर रायन कैथी के साथ वहां से चला जाता है और इसी के साथ जैक रायन का 4th सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो लेकर आऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।